नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। वक्त हो चला है तेज रफ्तार खबरों का। सुबह के 8 बजने को है, तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के सफर की। सारा देश 100 खबरों में। डीडीसीए को लेकर हर रोज हंगामा बढ़ता जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल मानहानि का केस करेंगे। डीडीसीए को लेकर बार बार नाम घसीटे जाने पर जेटली, केजरीवाल के अलावा कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा, दीपक वाजपेयी और बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ भी केस दर्ज करेंगे। हालांकि इस खबर के बाद फिर से आशुतोष और कुमार विश्वास ने जेटली की तुलना कलमाड़ी से करते हुए निशाना साधा और कहा कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली सरकार ने डीडीसीए मामले में कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित करने का ऐलान किया है। इस कमीशन का अध्यक्ष वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम को बनाया गया है। वहीं संजय सिंह ने यह कहा है कि वो अरुण जेटली के खिलाफ सोमवार को एफआईआर करवाएंगे, जबकि कीर्ति आजाद ने चुनौती देते हुए ट्वीट किया। ललित मोदी ने भी ट्वीट कर जेटली को चुनौती दी। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम लिए बगैर उन पर डीडीसीए में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि जेटली की छत्रछाया में दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ। कीर्ति आजाद ने ट्वीट कर यह ऐलान किया कि फिर वो ऐसे खुलासे करेंगे। वहीं जेटली के खिलाफ मोर्चा खोले हुए आम आदमी पार्टी ने जेटली की बर्खास्तगी की मांग की। दिल्ली के 3 बड़े क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और ईशांत शर्मा ने इस पूरे मामले में अरुण जेटली का साथ दिया है। गौतम गंभीर ने डीडीसीए में बेहतरीन काम के लिए अरुण जेटली की तारीफ की और वहीं सहवाग और ईशांत शर्मा ने भी ट्वीट कर जेटली का समर्थन किया। डीडीसीए के कोषाध्यक्ष रविंद्र मनचंदा ने यह कहा है कि जो भी आरोप कीर्ति आजाद ने लगाए हैं वो 2014 के बाद के हैं, अब जबकि अरुण जेटली डीडीसीए से हट चुके थे। निर्भया केस में दोषी नाबालिग की रिहाई के खिलाफ दाखिल डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि शनिवार देर रात दिल्ली महिला आयोग ने नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ याचिका डाली थी। वहीं रविवार को निर्भया केस के नाबालिग गुनहगार को छोड़ दिया गया है। अब उसे एक एनजीओ के साथ रखा गया है। हालांकि उसे कहां रखा गया है और किस एनजीओ के साथ वो है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ निर्भया के माता पिता और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पहले जंतर मंतर पर और फिर इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया। निर्भया के पिता ने IBN7 से बातचीत में कहा कि आज वो फिर प्रदर्शन करेंगे। संसद का पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद अब सिर्फ आखिरी 3 दिन बचे हुए हैं। अब ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि आज संसद का कामकाज हो पाएगा। बता दें कि शुक्रवार को राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 6 अहम बिल पर सभी दलों ने सहमति जताई थी। 6 अहम बिलों पर सहमति बनने के बाद विपक्ष इन बिलों को पास कराने के लिए तैयार हुआ था। अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बचे हुए 3 दिनों में ये अहम 6 बिल सरकार पास कराने में सफल होगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण के जानलेवा स्तर के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार हाईकोर्ट को बताएगी कि उसने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं और वो कितने दिन में पूरी होंगी। स्कूल में पढ़ने वाले 13 साल के छात्र ने ऑड इवन योजना का सामना करने के लिए उपाय खोज लिया है। अक्षत मित्तल नाम के इस छात्र ने एक वेबसाइट बनाई है जो कि लोगों के बीच कारपूलिंग को आसान बनाएगी। ऐसे वक्त में जबकि कार मालिक दिल्ली सरकार के ऑड इवन नियम को लेकर संभावित दिक्कतों के बारे में चिंता जता रहे हैं, तो नोएडा एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र है ये अक्षत, जिसने वेबसाइट बनाकर लोगों की परेशानी को कम करने की कोशिश की। वहीं अक्षत की वेबसाइट www.oddeven.com के आने के बाद करीब 25,000 लोग हैं जो कि इस वेबसाइट से अब तक जुड़ चुके हैं। अयोध्या के राम कार सेवकपुरम में इधर मंदिर निर्माण के लिए पत्थर आने का काम रविवार को अचानक से शुरू हो गया। जो पत्थर आ रहे हैं उनकी शिला पूजा का काम भी शुरू कर दिया गया है। बता दें कि 2007 के बाद से पत्थरों के आने का काम बंद था, लेकिन करीब 8 साल बाद एक बार फिर से नए पत्थरों के आने का दौर शुरू हो चुका है। वहीं राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का कहना है कि अब राज्यसभा में बहुमत का इंतजार नहीं करेंगे, मंदिर निर्माण करने का वक्त आ गया है, मंदिर निर्माण का काम शुरू करेंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए लाई जा रही इन शिलाओं को पूजना अर्चन के लिए उसके बाद तराशने के लिए राम सेवकपुरम में रखा जा रहा है और यहीं से इन्हें निर्माण स्थल पर भेजा जाएगा। उधर बाबरी मस्जिद मामले के मुख्य पक्षकार हाशिम अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिला पूजन रोकने की अपील की।
वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत के विकसित देश बनने के लिए जन्म और मृत्यु की दर में संतुलन करना होगा। गिरिराज सिंह का यह भी कहना था कि इसके लिए बाकायदा कानून हो। उन्होंने कहा कि चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, सबके लिए नीति होनी चाहिए और जो इसे ना माने उनके खिलाफ कार्रवाई हो। श्योपुर से बीजेपी सांसद अनुप मिश्रा की मुरैना स्थित बंगले में आग लग गई। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त बंगले में कोई मौजूद नहीं था। आग लगने से कमरे में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज और उसकी फोटोकॉपी मशीन जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात चोर कमरे में दाखिल हुए थे। उन्होंने ही ये आग लगाई। जैसे ही आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को लगी तो वो मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। आग लगने की हालांकि क्या सही वजह है, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने आगजनी और चोरी के प्रयास का मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। अपने अलग अंदाज को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक कुंवर प्रणव सिंह अब एक डांस वीडियो को लेकर चर्चाओं में है। पत्नी के पंचायत चुनाव से ऐन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में चैंपियन दोनों हाथों में पिस्टल लेकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। मोबाइल कैमरे में कैद किए गए इस वीडियो में कुंवर प्रणव के साथ उनकी पत्नी रानी देवयानी समेत परिवार के लोग भी नजर आ रहे हैं। आईएसआईएस के एजेंट मोहम्मद सिराजुद्दीन के बचाव में उसके पिता सरवर खान सामने आए हैं। सरवर खान ने सफाई दी है कि उनके बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया। बता दें कि सिराजुद्दीन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिराजुद्दीन के वकील ने यह कहा है कि वो कोर्ट के सामने सारे तथ्यों को रखेंगे। इस बीच सिराजुद्दीन के बचाव में आए संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट ने यह दावा किया है कि पहले भी इस तरह के कई बेगुनाहों को इसी तरह आतंकी बताकर एटीएस पकड़ चुकी है, जिन्हें बाद में कोर्ट ने बेगुनाह माना। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए पंजाब पुलिस ने एक नया ऐप स्त्री सम्मान लॉन्च किया है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आज से ये ऐप पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। बता दें कि किसी भी तरह की मुसीबत आने पर महिला इस ऐप की मदद से कुछ ही सेकंड्स में इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल को दे सकती है। साथ ही महिला के उन 3 जानकारों को भी इस बारे में सूचना पहुंच जाएगी जिनके नंबर इस ऐप में लोड होंगे। वहीं महिला पुलिस की 14 टीमें भी तैनात की जा रही है, जिनके साथ पीसीआर दस्ते तैनात रहेंगे। इन टीम्स को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कुछ संदिग्ध आतंकियों ने एक पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंका। काकोरा इलाके के पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंककर संदिग्ध वहां से फरार हो गए। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में कुछ संदिग्ध आतंकियों ने एक पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका। आतंकियों ने पुलवामा के काकोरा पुलिस चौकी पर हथगोला फेंका। पुलिस के मुताबिक ग्रेनेड पुलिस चौकी के परिसर में गिरा और इससे हुए विस्फोट में संपत्ति या किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं इसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की। इस घटना के बाद से इलाके में भारी तनाव है। वहीं सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी जारी किया हुआ है। चेन्नई एफसी ने रविवार को यहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में एफसी गोवा को हराकर इंडियन सुपर लीग के दूसरे संस्करण का खिताब जीत लिया। और इसी के साथ 2.5 महीने और 61 मुकाबले के बाद आखिरकार इंडियन सुपर लीग सीजन 2 के विजेता का फैसला हो गया। चेन्नई एफसी ने एफसी गोवा को 3-2 से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा कर लिया। गोवा का मैदान एक बार फिर से घरेलू टीम के लिए बदकिस्मत साबित हुआ, जहां धोनी की टीम विराट कोहली की टीम को उसी के मैदान पर हराकर सीजन 2 की चैंपियन बन गई। इससे पहले कोलकाता की टीम आईएसएल सीजन 1 की चैंपियन बनी। और इधर आपको बता दें कि कासगंज में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने छापामारी की है। अवैध असलहा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते इन दिनों फूलों का निर्यात अपने उफान पर है। आपको बता दें कि कृष्णागिरी अलग अलग तरह के फूलों के लिए जाना जाता है, जहां से देश भर में फूलों का निर्यात किया जाता है। कासगंज में पुलिस और साथ ही साथ यहां पर संयुक्त टीम ने छापा मारकर अवैध असलहा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल यह अवैध असलहा फैक्ट्री सतपरा गांव के जंगलों में चलाई जा रही थी। पुलिस ने इस फैक्ट्री से 1 तमंचा, 3 पिस्टल, 4 खोखे और 2 जिंदा कारतूस और असलहा बनाने की मशीन बरामद की है।
भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर और लेह हाईवे को अब अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। भूस्खलन और बर्फबारी को देखते हुए ये हाईवे हर साल लगभग 5 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है। बीएसएफ ने अटारी बॉर्डर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ का ये कहना है कि ये तीनों लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार युवकों की तलाशी लेने के बाद बीएसएफ ने इन तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। कानपुर में एक युवक की दुकान में मोबाइल चोरी करते हुए तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। दरअसल दुकानदार दुकान में कुछ काम कर रहा था, उसी वक्त युवक ने चार्जिंग में लगा मोबाइल चुरा लिया। दुकानदार ने मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर को ढूंढने की कोशिश में जुट गई। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के अंदर घुसने पर एक बार फिर से हंगामा हुआ है। 4 महिलाएं मंदिर के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। ये महिलाएं मंदिर में शनिदेव की पूजा करना चाहती थी, लेकिन शनिधाम में सुरक्षा व्यवस्था चौकस होने की वजह से उन्हें समय से पहले ही रोक लिया गया। कुछ दिन पहले ही एक महिला के शनि शिंगणापुर मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा की पूजा करने पर काफी हो हंगामा हुआ था, जिसके बाद मंदिर परिसर का शुद्धिकरण भी किया गया था। मथुरा पुलिस ने कुख्यात अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए बदमाश शमीम पर 3 राज्यों में 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पकड़े गए बदमाश शमीम पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा इस पर नकली सोने की ईंट असली बताकर बेचने वाले गिरोह तत्वों को भी संरक्षण देने का आरोप है। सारण के एक स्कूल में बदइंतजामी से तंग आकर छात्रों ने हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों से बात करने के लिए अधिकारी वहां पर पहुंचे, लेकिन छात्रों ने उनकी एक नहीं सुनी और अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा। सारण के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के रामचक में स्थित अंबेडकर आवासीय विद्यालय के छात्रों ने स्कूल की व्यवस्था से तंग आकर पिछले 24 घंटे से भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी थी। छात्र डीएम को बुलाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान छात्रों ने स्कूल फर्नीचर को आग के हवाले कर दिया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में पढ़ाई से लेकर हॉस्टल के खाने तक में भारी गड़बड़ी है। इलाहाबाद में करचना तहसील के एक गांव में नवनिर्वाचित प्रधान विजय तिवारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलीबार में प्रधान के साथ चल रहे लोग भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात से गुस्साए लोगों ने गांव में आगजनी की और पथराव किया। पुलिस ने किसी तरह से भीड़ पर काबू पाया, लेकिन इलाके में अभी तनाव बरकरार है। त्रिपुरा के चंद्रपुर में भी समुदाय के लोगों ने मिलकर एक 7 साल की आदिवासी महिला को बुरी तरह से पीटा और उसके सिर के आधे बाल काटकर उसे अधमरी अवस्था में छोड़ दिया। लोगों का यह आरोप था कि महिला का गांव के ही एक दुकानदार के साथ अवैध संबंध था। इस मामले में पुलिस ने पिटाई करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उधर पटना में पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत कार्रवाई करते हुए 12 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इन अपराधियों का 5 कुख्यात गिरोहों से ताल्लुक है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने एक राइफल के अलावा कई पिस्टल्स भी जब्त किए हैं। पुलिस का यह कहना है कि ये सभी बदमाश राजधानी में हाल ही में हुई लूट, डकैती और हत्या के कई मामलों में शामिल रहे हैं। जम्मू के पुंछ जिले में पिछले सालों के मुकाबले इस बार लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोग अलाव जलाकर अपने को सर्दी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुंछ में सड़कों पर बर्फ जमने की वजह से लोगों को कहीं आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। ठंड की वजह से चाय की दुकानों पर लोगों की खासी भीड़ देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। शिमला, कुल्लू, चंबा और कई जिले हैं जिनमें तापमान लगातार गिरने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मशाला में कड़कड़ाती ठंड की वजह से जहां स्थानीय लोग परेशान हैं, तो वहीं टूरिस्ट भी कम आ रहे हैं, जिसका असर यहां के बिजनेस पर पड़ रहा है। रायपुर के कानन पेंडारी प्रबंधन में वन्य जीवों का जन्मदिन मनाने की शुरुआत की गई है, जहां 2 साल से वीर और बादल नाम के शावकों का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा जू प्रबंधन ने उन लोगों को भी आमंत्रित किया जिनका जन्म 20 दिसंबर को हुआ हो। साथ ही इस मौके पर प्रबंधन ने शावकों का जन्मदिन मनाने के लिए खास तरह की सजावट भी की। फरीदाबाद के बड़कर गांव में हॉरर किलिंग का यहां पर जो मामला है वो सामने आया है। कुछ लोगों ने घर का दरवाजा तोड़कर वहां पर रहने वाले पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर पुलिसकर्मी के ससुराल वाले थे। दंपति को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है और पुलिस ने भी इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हाथी ने एक 72 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी। वहीं इस घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले भी 2-3 हाथियों ने इलाके में घुसकर उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया था।
यूपी के मोहब्बा शहर कोतवाली इलाके में मनचले की हरकतों से परेशान होकर छात्राओं ने उसकी सरेआम सड़क पर चप्पलों से पिटाई कर दी। दरअसल ये छात्राएं लड़के की छेड़छाड़ और फिर उनका नंबर पूछे जाने को लेकर भड़क गई। वहीं मनचले की पिटाई होते देख राहगीरों और आसपास के जो दुकानदार हैं उन्होंने इसकी जमकर पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नर्स की कैंची लगने से घायल नवजात को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। नवजात के परिजनों ने नर्स पर जानबूझकर कैंची मारने का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि रिश्वत न देने से नाराज नर्स ने जानबूझकर नवजात को कैंची मारी, जिससे बच्चा घायल हो गया। गोरखपुर में भीषण ठंड की वजह से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक 2 दिन पहले उसे ठंड लगी थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर्स की काफी मशक्कत के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका।